एक हैंडसम प्लेबॉय जिसे प्यार एक खेल लगता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की आकर उसकी जिंदगी को प्यार से भर देगी। आज की हमारी ये मूवी 2012 में रिलीज हुई एक चाइनीज पीरियड रोमांस ड्रामा मूवी है। मूवी की शुरुआत हमारी मूवी के मुख्य प्लेबॉय किरदार यीफान से होती है। साल है सितंबर 1931 शंघाई। यीफान कल रात भी किसी लड़की के साथ बेड पर था। सुबह जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, वो उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख भड़क उठती है, लेकिन यीफान को उन दोनों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ जाता है, जहाँ फैन्यू नाम की एक लड़की खड़ी थी। यीफान को लगा शायद ये भी उसी के लिए यहाँ खड़ी है। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फैन्यू घबरा जाती है। तभी वहाँ यीफान की नानी आती है और उसे बताती है कि फैन्यू उसकी दूर की कजिन है जो नॉर्थ चाइना में रहती थी, लेकिन जापानियों ने वहाँ युद्ध छेड़ रखा है और इस वजह से उसके पति की डेथ हो गई। फैन्यू अब एक विधवा है और आज से उन्हीं के साथ रहेगी। उसे गलत समझने के लिए यीफान उससे माफी मांगता है। उसके बाद हम जिया नाम की एक औरत को देखते हैं। वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर है। उसका अभी एक अमीर बिजनेसमैन से ब्रेकअप हुआ था और तभी वो अपने एक्स के बारे में एक न्यूज पढ़ती है। में लिखा था कि वो अपने से काफी छोटी उम्र की लड़की से शादी करने जा रहा है। उसकी एक शर्त थी कि जिस भी लड़की को वो अपनी वाइफ बनाएगा वो कुंवारी होनी चाहिए। उसके बाद यीफान अपनी नानी और फैन्यू के साथ एक इवेंट में आता है जहाँ जिया भी थी। यीफान और जिया एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिया जानती है कि यीफान उसके लिए पागल है। तभी वहाँ वही लड़की अपनी माँ के साथ आती है जिसकी शादी जिया के एक्स बॉयफ्रेंड से होने वाली है। इस लड़की का नाम बेबे है। जिया उस फैमिली को अच्छे से जानती है। जब यीफान बेबे से हाथ मिलाता है, उसकी माँ बेबे का हाथ रोक लेती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यीफान एक प्लेबॉय है और किसी की भी माँ अपनी बेटी को एक प्लेबॉय के साथ मेल जोल बढ़ाते देख खुश नहीं होगी। ऊपर से उसकी बेटी अब तो इंगेज्ड भी है, वो भी एक अमीर बिजनेसमैन के साथ। उन दोनों माँ बेटी के जाने के बाद जिया यीफान से कहती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेना चाहती है और चाहती है कि यीफान उसकी मदद करे। उसे बस बेबी के साथ सोना होगा क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड बेबी से बस इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो काफी यंग और कुंवारी है। अगर यीफान उसे बहकाने में कामयाब होता है तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। सोसाइटी में उसके बॉयफ्रेंड की काफी बदनामी होगी, लेकिन यीफान उसका साथ देने से मना कर देता है और बताता है कि फिलहाल उसका सारा ध्यान किसी दूसरी लड़की की तरफ है। यहाँ वो फैन्यू की बात कर रहा था। असल में अपने पति की मृत्यु के बाद उसने डिसाइड किया है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और यीफान को ये एक चैलेंज नजर आया और अब वो सारा ध्यान फैन्यू पर देना चाहता है। लेकिन जिया जब फैन्यू को देखती है उसे लगता है कि यीफान कभी भी उसे बहकाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस पर वो दोनों शर्त लगाते हैं। यीफान कहता है कि अगर वो फैन्यू को बहकाने में कामयाब हो गया तो जिया हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जिया कहती है कि अगर वो हार गया तो उसे अपनी प्रॉपर्टी में से जिया को जमीन का एक टुकड़ा देना होगा जहाँ वो बहुत बड़ा पोर्ट बनाना चाहती थी। दोनों एग्री हो जाते हैं। अब यीफान का सारा ध्यान फैन्यू पर है, लेकिन फैन्यू हमेशा ही उसे इग्नोर करती थी, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी कहीं सुनी बातों पर यकीन करती हो। असल में सब जानते हैं कि यीफान एक प्लेबॉय है, जिस पर फैन्यू उसे जवाब देती है कि वो बस अपनी आंखों पर विश्वास करती है और उसके साथ पहली मुलाकात में वो जान गई थी कि यीफान किस तरह का इंसान है। दूसरी तरफ बेबी की माँ ने घर पर ही उसके लिए एक आर्ट टीचर का इंतजाम कर दिया था। उस आर्ट टीचर का नाम दाई है। दाई और बेबी एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। दोनों हम उम्र है, अट्रैक्शन होना लाजमी था। एक दिन जिया उनके पास आती है और उनके बीच की केमिस्ट्री को भाप जाती है। उसे एक मौका नजर आता है और वो दाई के बारे में सब कुछ पता कर लेती है। उधर यीफान के घर पर यीफान फैन्यू के कमरे में बल्ब लगाने में मदद कर रहा था, लेकिन असल में ये सारा प्लान तो यीफान का था। बल्ब लगाने के बहाने वो उसके करीब आना चाहता था। उधर बेबी अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। जिया और दाई भी वहाँ मौजूद थे। जिया दाई से कहती है कि तुम भी ग्रूम की ड्रेस पहनकर बेबी के बगल में खड़े हो जाओ, तभी हमें बेबी की ड्रेस के बारे में कुछ कमेंट करने का मौका मिलेगा।
दाई बेबी से प्यार करता था और वो किसी और आदमी के साथ उसे इमेजिन करके रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जिया बेबी के पास आती है और पूछती है कि क्या वो भी दाई से प्यार करती है। बेबी कहती है बहुत ज्यादा। जिया उससे कहती है कि अगर वो चाहती है कि दाई एक बड़ा आर्टिस्ट बने तो बेबी को उसके लिए मॉडल बनना पड़ेगा। कोई भी आर्टिस्ट तभी फेमस होता है जब वो किसी की नेकेड पेंटिंग बनाता है। इस तरह बेबी को बहलाकर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने का प्लान बना रही थी। बेबी अपनी माँ के साथ एक ओपेरा शो देखने जाती है और थोड़ी देर बाद वो अपने पेट में दर्द होने का नाटक करती है। जिया उसे अपने साथ लेकर एक कमरे में आती है जहाँ दाई पहले से मौजूद था। जिया के जाने के बाद बेबी दाई के सामने निर्वस्त्र हो गई और कहती है कि मेरी पेंटिंग बनाओ। दाई को ये सब गलत लगता है। बेबी उसे समझाती है कि अगर उसे एक बड़ा आदमी बनना है तो उसकी ऐसी पेंटिंग बनानी ही पड़ेगी। जिया को लगा था कि बेबी और दाई ने मौके का फायदा उठाया होगा, लेकिन उसे पता चला कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। इस तरह जिया का प्लान फेल हो जाता है। उधर फेन्यू एक लेटर लिखती है जिसके ऊपर ट्रेन की ड्राइंग की हुई थी। जब वो सो जाती है, जब इरफान उस लेटर को देखता है तो उस ट्रेन के ऊपर धुएं की पेंटिंग बना देता है। जब फेन्यू को पता चला कि इरफान ने क्या किया, वो मुस्कुराने लगती है। उधर जिया का प्लान फेल हो गया है, इसीलिए वो बेबी की माँ को फोन करके बेबी और दाई के बारे में बता देती है। उसे तो बस बेबी की बदनामी करनी थी। बेबी की माँ उनके पास आती है और उसे बेबी की वो पेंटिंग मिल जाती है जो दाई ने बनाई थी। उसे लगता है कि दाई और बेबी के बीच संबंध है। बेबी और दाई उनके सामने अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन उसकी माँ दाई को रिक्शे वाले का बेटा कहकर अपमानित करती है और दोबारा बेबी से मिलने पर रोक लगा देती है। उधर इरफान फेन्यू से उसके पति के बारे में पूछता है। फेन्यू बताती है कि वो एक टीचर थे और काफी लॉयल किस्म के इंसान थे। फेन्यू के हाथ में जिसके पति की गिफ्ट की हुई बुक थी, इरफान उसे पूल में फेंक देता है और कहता है कि अब उसे अपने पति की यादों से मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर वो उसे अपना लिखा हुआ लेटर पढ़ के सुनाता है जिसमें लिखा था कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा उस दिन सच में मेरा जन्म हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपने करीब आने दो। फेन्यू उस लेटर को लेकर फाड़ देती है। इरफान कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है। फेन्यू को लगता है कि वो ये बात हर लड़की से कहता होगा। इरफान को लगा कि शायद फेन्यू भी लोगों की बातों में आकर उसे गलत समझती है। यहाँ इरफान की आंखों में हम आंसू देख पा रहे थे और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन असल में उसके वो आंसू नकली थे, फेन्यू को इम्प्रेस करने के लिए। कुछ दिनों बाद इरफान बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और फेन्यू को लेटर लिखकर बताता है कि वो उसे कितना ज्यादा मिस कर रहा है। उधर बेबी की माँ और जिया के बीच बेबी को लेकर चर्चा हो रही थी। उसकी माँ कहती है कि उसने अपनी बेटी को इरफान से तो बचा लिया, लेकिन अब दाई की वजह से उसकी बेटी पागलों की तरह बिहेव करने लगी है। इरफान उनकी बातें सुन रहा था। जिया उसकी माँ को सुझाव देती है कि उसे बेबी को लेकर कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। उसके जाने के बाद इरफान जिया के पास आता है। उसने बेबी की माँ की बातें सुन ली थी, जिस वजह से वो उनसे चिढ़ गया था और जिया से कहता है कि अब वो बेबी के साथ वो सब कुछ करेगा जिसके लिए उसने पहले जिया को मना कर दिया था। इरफान बेबी के साथ एक कमरे में था और फिर उसने दाई से फोन पर उसकी बात करवाई। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। दाई ने फोन रख दिया था, लेकिन इरफान ऐसा प्रिटेंड करता है कि दाई फोन पर है और उससे बात कर रहा है। जिसके बाद वो बेबी से कहता है कि दाई ने उसे बेबी का ध्यान रखने के लिए कहा है। फिर वो बेबी के काफी करीब आ जाता है, जिस वजह से बेबी को अगले दिन काफी गिल्ट होता है और वो बीमार पड़ जाती है। और जब ये न्यूज इरफान जिया को देता है, वो काफी खुश हो जाती है। उधर घर पर फेन्यू इरफान को बताती है कि उसके कमरे का बल्ब फिर से फ्यूज हो गया है। इरफान जब उसके कमरे में आया, वो देखता है कि फेन्यू ने उसके लिखे हुए लेटर्स को संभाल कर रखा हुआ है। वो फेन्यू के पास आता है और उससे लिपट जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन जब वो फेन्यू की आंखों में आंसू देखता है, वो वहाँ से चला गया। अगले दिन फेन्यू अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इरफान से रहा नहीं जाता और वो उसके पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। इस बार फेन्यू भी उसे नहीं रोकती। अब जब इरफान अपनी शर्त जीत चुका है, वो जिया के पास आता है। उसकी बातें सुनकर जिया जान जाती है कि इरफान फेन्यू से प्यार करने लगा है। इरफान कहता है कि अब जिया उसकी है, लेकिन जिया कहती है कि अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। अब उसे फेन्यू से ब्रेकअप करना होगा, तभी शर्त पूरी होगी।
फैन्यू इरफान को फोन करती है। फोन सर्वेंट उठाता है। इरफान अपने सर्वेंट से कहता है कि उसे बोलो कि मैं घर पर नहीं हूँ। फैन्यू सर्वेंट से कहती है कि इरफान के लिए उसने लंच बनाया है, वो जब भी वापस आए उसे मेरे घर भेज देना। इरफान उसकी बातें सुन रहा था। उसे काफी बुरा लगा, इसलिए वो फैन्यू के पास आ जाता है, जहाँ दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फैन्यू बताती है कि उसकी वजह से अब उसे अपना पास्ट पीछे छोड़ने का मन करता है। इरफान उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तब तुम क्या करोगी? फैन्यू कहती है कि वो उसके बिना मर जाएगी। इरफान तब उसे आई लव यू कहता है। उसे अपने अंदर की ये फीलिंग समझ नहीं आ रही थी। वो काफी ड्रिंक कर लेता है और जिया के पास जाता है, जो दाई के साथ सो रही थी। उन्हें साथ देख इरफान को काफी गुस्सा आता है और वो दाई को बताता है कि बेबी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन दाई वहाँ से तुरंत निकल जाता है और इरफान वहीं जिया के बेड पर लेट गया। नशे में भी वो फैन्यू का नाम ही ले जा रहा था। ये सुन जिया को अच्छा नहीं लगता और वो फैन्यू को फोन करके अपने घर बुलाती है। ये जानकर कि इरफान कल रात से जिया के घर पर है, फैन्यू को अच्छा नहीं लगा। जिया इरफान को उठाती है और उसे बताती है कि फैन्यू उससे मिलने आई है। इरफान को समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो अच्छे से तैयार होकर उसके पास आता है और कहता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन अब वो फैन्यू से दोबारा नहीं मिलना चाहता। ये सुन फैन्यू को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि इरफान उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन इरफान को तो शर्त जीतनी थी। इरफान उसे समझाता है कि वो हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन इरफान की आंखों में हमें दर्द साफ दिख रहा था। एक शर्त की वजह से उसे वो खोना पड़ जाता है जो उसके दिल के सबसे करीब था। फैन्यू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। इरफान जिया के पास आता है और कहता है कि अब से तुम मेरी हुई, लेकिन जिया कहती है कि तुम शर्त हार चुके हो क्योंकि तुम्हें फैन्यू से प्यार हो गया और तुमने उसे जाने दिया। इस तरह वो शर्त जीत कर भी हार चुका था। ये सुन इरफान को जिया पर काफी गुस्सा आता है। अब उसके साथ जबरदस्ती करने का सोचता है, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाता है और कहता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा। इरफान के जाने के बाद जिया दाई को बुलाकर उसे बता देती है कि इरफान ने बेबी के साथ क्या किया, उसका कैसे फायदा उठाया। उधर फैन्यू भी काफी दुखी थी और सुसाइड करने का सोच रही है। इरफान को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो फैन्यू से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे दाई मिलता है और वो उसे गोली मार देता है, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो गया कि जिया ने उसे अपने फायदे के लिए भड़काया था और फिर इरफान उसे जाने को कहता है। फिर वो घायल हालत में फैन्यू के पास आता है, लेकिन फैन्यू दरवाजा नहीं खोलती। इरफान कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर हो, लेकिन वो आखिरी बार उसे देखना चाहता है। फैन्यू दरवाजा नहीं खोलती। वो उससे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे आखिरी बार तुम्हें देखना है, क्योंकि शायद इस पल के बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। और वो पल उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे जो उसने फैन्यू के साथ बिताए थे। लेकिन फैन्यू नहीं पिघलती। इरफान वापस जाने लगता है। उसके जाते ही फैन्यू दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसके घर के बाहर खून गिरा हुआ है। इरफान दूर गिरा हुआ था। वो दौड़ के उसके पास जाती है और पूछती है ये सब कैसे हुआ। इरफान पूछता है कि क्या अब भी वो उसे मरा हुआ देखना चाहती है। फैन्यू कहती है नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और कुछ ही पलों में इरफान उसकी बाहों में मर जाता है। कहानी कुछ साल आगे जाती है और हम फैन्यू को देखते हैं। वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। वो एक ट्रेन की ड्राइंग बना रही थी, जिसे वो ठीक इरफान की तरह ड्रॉ करती है। इरफान की यादें हमेशा उसके साथ हैं और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है।